इतिहास तो विजेताओं की कहानियों से भरा पड़ा है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर किसी महान विजेता को उसकी तलवार के लिए नहीं, बल्कि उसकी दया के लिए याद किया जाए। आज हम भारत के एक ऐसे ही सम्राट हर्षवर्धन की असाधारण कहानी में उतरेंगे। जब भी हम किसी राजा के बारे में सोचते हैं, तो क्या ख्याल आता है? शायद बड़ी बड़ी सेनाएं, ऊंचे किले और जबरदस्त युद्ध। लेकिन ये कहानी एक ऐसे शासक की है जिसकी असली ताकत उसकी फौज में नहीं, बल्कि उसके दिल और उसकी करुणा में थी। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए, जहां जीत का मतलब अक्सर पूरी तबाही होता था। उस दौर में हर्षवर्धन ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वो जीत के बाद बदला नहीं लेते थे, बल्कि हारे हुए दुश्मन को भी सम्मान और माफी देते थे। जी हाँ, ये है सम्राट हर्ष, एक ऐसे राजा जिनकी विरासत उनके जीते हुए राज्यों से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी है उनकी दरियादिली की, जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। हर्षवर्धन की कहानी की शुरुआत किसी परिकथा की तरह बिल्कुल नहीं हुई। सच तो ये है कि इसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी त्रासदी से हुई, जिसने उन्हें बहुत ही कम उम्र में सिंहासन पर बैठने को मजबूर कर दिया। हर्ष का जन्म हुआ था पुष्यभूति राजवंश में, लगभग 590 ईस्वी में। उन्हें पिता राजा प्रभाकर वर्धन उस समय उत्तर भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली और सम्मानित शासक थे, जिन्होंने एक मजबूत राज्य की नींव रखी थी। लेकिन फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उनके पिता का साया सिर से उठ गया, और फिर कुछ ही समय बाद उनके बड़े भाई और सिंहासन के असली वारिस राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी गई। पूरा राज्य गहरे संकट में था। और इस भयानक उथल-पुथल के बीच सिंहासन पर कौन बैठा? एक लड़का, सिर्फ 16 साल का। जरा सोचिए, महज 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन के कंधों पर एक बिखरते हुए साम्राज्य को बचाने की भारी जिम्मेदारी आ गई थी। तो अब इस नौजवान राजा के सामने एक नहीं, बल्कि कई चुनौतियां थीं। उन्हें ना सिर्फ अपने परिवार का बदला लेना था, बल्कि अपने राज्य को फिर से एक साथ जोड़कर उसे सुरक्षित भी करना था। हर्ष ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उनका सबसे पहला काम था बदला और राज्य की पुनर्स्थापना। उन्होंने अपने भाई के हत्यारे मालवा के राजा को हराया और ये साबित कर दिया कि उम्र से नहीं, इरादों से इंसान बड़ा होता है। और बस यहीं से शुरू हुआ एक विशाल साम्राज्य बनाने का सफर। एक के बाद एक पंजाब, राजस्थान, बिहार, बंगाल और ओडिशा सब उनके झंडे के नीचे आ गए। उन्होंने कन्नौज को अपनी नई और भव्य राजधानी बनाया। देखते ही देखते पूरा उत्तर भारत सम्राट हर्ष के अधीन था। लेकिन कहते हैं ना कि हर लड़ाई सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीती जाती। जब हर्ष ने दक्षिण की तरफ अपना रुख किया, तो नर्मदा नदी के किनारे उनका सामना हुआ चालुक्य वंश के महान राजा पुलकेशी द्वितीय से, और यहीं आकर उनकी विजय यात्रा थम गई। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक युद्ध ने शायद हर्ष को वो सिखा दिया जो सैकड़ों जीते भी नहीं सिखा पाई थीं। इसने उनकी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया, और यहीं से एक योद्धा के एक संत राजा बनने का अद्भुत सफर शुरू हुआ। शायद पुलकेशी द्वितीय से मिली उस चुनौती के बाद हर्ष ने खुद से यही सवाल जरूर पूछा होगा। उन्हें यह एहसास हो गया था कि असली जीत सरहदें बढ़ाने में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने में है। और इसी एहसास ने उन्हें बौद्ध धर्म की ओर खींचा, शांति और करुणा के रास्ते पर। उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़कर सेवा का मार्ग अपना लिया। और ये सिर्फ सोच में आया बदलाव नहीं था, उन्होंने इसे अपने कामों से साबित भी किया। वो हर 5 साल में प्रयाग में महामोक्ष परिषद नाम की एक सभा बुलाते थे, और ये कोई मामूली सभा नहीं थी। यहाँ वो अपना पूरा का पूरा खजाना, यहाँ तक कि अपने पहने हुए कीमती कपड़े तक गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर देते थे। लेकिन हर्ष की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके शासन और दान के अलावा भी उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू था, एक ऐसा पहलू जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती, और वो था कला और साहित्य के लिए उनका प्रेम। हर्ष के किरदार में ये दो पहलू एक साथ देखना सच में कमाल का है। एक तरफ वो एक ऐसा अजेय योद्धा था जिसने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था, और दूसरी तरफ एक ऐसा विनम्र सेवक जो अपना सब कुछ लोगों पर लुटाने के लिए हर पल तैयार रहता था। और ये बात तो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि सम्राट हर्षवर्धन खुद एक बहुत प्रतिभाशाली लेखक भी थे।
जी हाँ, उन्होंने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे 3 मशहूर नाटक लिखे, जो आज भी भारतीय साहित्य की अनमोल धरोहर माने जाते हैं। उनके महान शासन का सबूत सिर्फ हमारी किताबों में ही नहीं, बल्कि एक विदेशी यात्री के शब्दों में भी मिलता है। उस दौर के मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग कई साल तक हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने अपनी लिखाई में हर्ष के न्यायप्रिय शासन और उनकी उदारता की इतनी तारीफ की कि हर्ष का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। तो सवाल उठता है कि हर्षवर्धन अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? उनकी मृत्यु के बाद उस विशाल साम्राज्य का क्या हुआ? और आज, सदियों बाद भी हम उन्हें क्यों याद करते हैं? साल 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन इस दुनिया से चले गए, और क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था, तो उनका बनाया हुआ विशाल साम्राज्य वो धीरे धीरे बिखर गया, छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। मतलब साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन हर्षवर्धन का नाम वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। आज उन्हें उनकी सैन्य जीतों के लिए उतना याद नहीं किया जाता जितना उनकी करुणा और उनकी सेवा भावना के लिए किया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत तलवार चलाने में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने में है। तो आखिर में हर्षवर्धन की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि सच्चा राजा वो नहीं होता जो युद्ध जीतता है। सच्चा राजा तो वो होता है जो लोगों के दिल जीतता है।